Hello, dear students, and welcome back to my channel. I'm recording this video after a long time, and I'm back on my channel after a long time. Uh, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे ऑफलाइन ज़्यादा इंटरेक्ट करती हूँ, बट इस एग्ज़ाम के बारे में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि IBPS SO लॉ ऑफिसर स्केल 1 का एग्ज़ाम है. When I was interacting with my students, there came a lot of demands and queries that why don't I start this as an interaction with all of you in an online mode. Mostly इसका reason ये रहा because this exam has a very vast syllabus, and I always felt that it is better to interact with a student offline in a one-on-one mode. बट जैसे जैसे विद्यार्थियों की डिमांड बढ़ती गई एंड आई थॉट दैट येस आई शुड गिव इट अ शॉट, और मैं यहाँ फिर से आप सबके साथ हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम, लेट्स begin with the discussion. As you can see, today I'm here with you to discuss about the IBPS SO Law Officer Scale 1 mains preparation. As you can see, when we start preparing for any exam, हमारे मन में बहुत सारी दुविधाएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं. So I have divided this entire interaction of you all and me into certain segments. Basically, I want you to know what your goals should be while preparing for this exam, how to deal with the syllabus, और ये करते समय आपके सामने क्या चैलेंजेस आएंगे, और इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. तो बहुत ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. देखिए, माय होल मोटिव फॉर beginning this interaction once again after quite a long time is just that to let you know कि एक विद्यार्थी के रूप में आप सेल्फ स्टडी से काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, और इसमें आपका जो मेजर बूस्टिंग फैक्टर होगा या कैटलिस्ट होगा वो है आपका सेल्फ मोटिवेशन. आप कई लोगों की बातें सुन सकते हैं, आप अपने सीनियर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपका मोटिवेशन शायद आपके माता पिता से भी आता हो, और ये सारी चीज़ें, ये तमाम चीज़ें आपको एक बेहतर विद्यार्थी बनने में हेल्प करेंगी और आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगी. सेल्फ मोटिवेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको पता है कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से या उसके लिए मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता. तो यहाँ पे जब मैं प्राइमरी गोल्स की बात कर रही हूँ, तो मेरा आपके लिए क्लियर कट मैसेज ये है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी, अपने सेल्फ मोटिवेशन और एक कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, सो देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू. एंड समटाइम्स ये होगा कि आपको कई सारे बोरिंग स्टफ एक इंगेजिंग तरीके से करने पड़ेंगे ताकि आप अपने सब्जेक्ट से हमेशा इंगेज रहें, और पूरा जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, like right now you have 2 months of time left for your preparation for the mains as you have your exams on 9th of November. तो इस पूरे ड्यूरेशन में आप आपको कई बार ऐसा लगेगा कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बोरिंग होता जा रहा है या आपको उसे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, बट कई बार आपको बोरिंग स्टफ बार बार करना होगा, और तभी आप वो एक कंसिस्टेंट एफर्ट दे पाएंगे. और ये पूरा का पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स की डिमांड पर आया है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दैट डू लाइक, शेयर एंड अ कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी क्वेरीज. मूविंग फर्दर, एज यू कैन सी, जो IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जाम है, द सिलेबस इज क्वाइट ह्यूज. एंड लेट मी टेल यू कि इसमें बैंकिंग लॉज के अलावा भी कई सारे लॉज आते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, देयर इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ, Sale of Goods Act, Transfer of Property Act, the Limitation Act,
एंड सो मेनी अदर एक्ट्स। इसके अलावा आपको हार्ड कोर बैंकिंग के जो लॉज हैं वो भी आपको लिस्टेड दिखेंगे यहाँ पर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये सिलेबस कोई एग्जॉस्टिव सिलेबस नहीं है। अगर आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आपको IBPS की वेबसाइट पे मिलती है, उस पर कोई एग्जॉस्टिव सिलेबस आपको नहीं दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे आपको जो सिलेबस दिखाया है स्क्रीन पर, ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है। दैट कैन बी few more acts which can be added to your syllabus, or you may get a few more questions from different acts as a googly in your exam. But yes, more or less आप इन सारे टॉपिक से, इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारे बैर एक्ट्स आपका कमांड होना चाहिए इन सब पर। Now what's the challenge? See, when you're preparing for an exam, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है, और दोनों की तैयारी और दोनों का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप प्रीलिम्स दे रहे होते हैं तो उसमें आपसे लॉ से रिलेटेड कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, और मेंस में पूरा का पूरा फोकस आपके लॉ पेपर पे शिफ्ट हो जाता है, मोर प्रोमिनेंटली बैंकिंग लॉज में। ऐसे में आपके पास एक चैलेंज होता है कि आप इस पूरी एग्ज़ाम को टैकल करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। कि आपको आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है या नहीं। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ हूँ आपकी मदद करने के लिए, टू लेट यू नो हाउ टू डील विद द वेरियस चैलेंजेस दैट वी आर गोइंग टू फेस। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर अब्राहम लिंकन का लिखा हुआ, बताया हुआ एक बहुत ही फेमस कोट दिख रहा होगा, गिव मी 6 hours to chop down a tree and I'll spend the first 4 sharpening the axe। इसका सीधा मतलब ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आपका विजन बहुत क्लियर होना चाहिए अपने एग्ज़ाम के प्रति, और आप ये एग्ज़ाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। इन दोनों बातों पे आपके पास बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे और इसकी जो निटी-ग्रिटीज़ हैं उस पर आप ध्यान दे पाएंगे। Moving further, as you can see, the major challenges which the students faced, rather while having an interaction with the students, what they told me was time management. मैम इतने सारे एक्ट्स हैं, इतने सारे बैंकिंग लॉज हैं, हम इतने कम समय में कैसे पढ़ें, और अगर हमने पढ़ भी लिया है तो हम उसे रिवाइज कैसे करें। देखिए, इतने बड़े सिलेबस या इतने वास्ट सिलेबस में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत की फैक्टर रहेगा, और इस पे हम बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। फ़िलहाल आप ये समझिए कि अगर आप सही तरीके से अपने सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा, ये एक मैनेजेबल टास्क होगा और आप ये कर पाएंगे। सेकेंड इज वास्ट सिलेबस आपको एक नज़र में बहुत वास्ट लगेगा और आपको लगेगा कि इतने सारे एक्ट्स पढ़ने हैं, हाउ एम आई गोइंग टू डील विथ इट। आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर एक एक्ट में आपको सर्टेन एरिया है जो आपको डिमार्केट करके पढ़ना है। एक पूरा का पूरा एक्ट जो है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द जुरिस्प्रूडेंस बिहाइंड द एक्ट। Also, you need to know what are the key areas from which questions might be asked. ये आपको हेल्प करेगा फिल्टर आउट करके पढ़ने में कि वो कौन से एरियाज हैं उस बेयर एक्ट से जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं इस तरह के एग्जाम में। Choosing the right direction. When I say choosing the right direction, it is absolutely personal to the student. What are your strengths, what are your weaknesses, and what are the time constraint and resource constraints that you have. Depending upon that, you have to decide a direction and consistently you have to move into that direction. आप every now and then अपनी strategy को या अपने strength and weaknesses को नहीं बदल सकते हैं. You have to firstly make a thorough analysis कि अगर इतना syllabus है तो इसमें आपका strength कौन से सब्जेक्ट्स में है और आपका वीकनेस कौन से सब्जेक्ट्स में है, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम अ स्ट्रेटजी टू टैकल दोस एरियाज ऑफ द सिलेबस। जो अगला एक बहुत मेजर चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के सामने कि मैम इस पेपर के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस या एक क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है, हाउ डू वी डील विद दैट सिचुएशन। नाउ हियर
through this channel, I'll try to put up maximum number of practice questions, subject-wise or topic-wise, which I can give you. That is an effort which I can put from my end. बट देन फिर मुझे दूसरी तरफ से भी वो ईमानदारी चाहिए कि आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को पूरा समय दें, और जब भी हम कोई क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेशन अरेंज करें तो आप उसको अच्छे से attempt करें, and then if you have made a mistake, do analyze where did you go wrong, why did you get confused, why did you choose the wrong option. तो ये आपके हिस्से की मेहनत है और मैं चाहूँगी कि आप इसे पूरी ईमानदारी से करें, so as to take benefit of the practice questions which I will be giving you very very soon. Another challenge is speed. Now when we are talking about speed, let me tell you कि कई बार आप जब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, आप एक बहुत तेज़ रफ्तार में पढ़ाई शुरू करते हैं, you are very enthusiastic and very zealous about the subject, but as and when the subjects keep piling up or you getting burdened with the subjects, you feel that this is getting very tedious, I'm losing my direction, and what next I should do. Let me tell you, the idea is to be consistent. हो सकता है आप किसी एक दो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और कुछ सब्जेक्ट्स में आप बहुत ज़्यादा वीक हो. यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. लेट मी टेल यू दैट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 100% ऑफ द सिलेबस हमेशा कवर कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है. बट इफ़ यू कवर 80% ऑफ योर सिलेबस विथ एटलीस्ट 90 to 100% of accuracy or with that acumen, let me tell you, you are very much into the race और आप एक अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं. So do not get bothered if because of less time or for some other reason आपकी स्पीड स्लो है या आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाए. आप 80% सिलेबस पे फोकस करिए और उससे उस 80% को अपना 100% दीजिए. उसमें आप बार बार रिविजन्स करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. आई एम श्योर यू विल बी वेरी मच chasing your goal and you will be in the race. एक लास्ट चैलेंज जो स्टूडेंट्स के सामने आता है वो है एक्यूरेसी. एक्यूरेसी यहाँ पे एक चैलेंज के रूप में इसलिए आती है क्योंकि कई बार आप पूरे सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं, आप उसे समझ भी लेते हैं, बट द मोमेंट यू सिट टू अटेम्प्ट द MCQs यू सी दैट आपके आंसर्स आप एक्यूरेटली मार्क नहीं कर पा रहे हैं. इसका मेजर रीज़न होता है लैक ऑफ फोकस्ड स्टडी. आई वुड से आपको पता नहीं होता है कि एक बैर एक्ट में आपको क्या फिल्टर आउट करके अच्छे से पढ़ लेना है. ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव अ ओवरऑल आइडिया कि वो बैर एक्ट या वो लॉ आपसे क्या कहना चाहता है, बट यू ऑल्सो नीड टू हैव दैट एक्यूरेसी इन मार्किंग योर आंसर्स. और वो तभी आएगी जब आपको पता होगा कि एक बैर एक्ट में से आपको क्या फिल्टर करके पढ़ लेना है और उस संदर्भ में आपकी प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, आप कितने MCQ क्वेश्चंस लगा रहे हैं वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू affect your accuracy in the exam or in your mock tests. अगर हम आगे बढ़े तो आपके लिए यहाँ पे मैं ब्रॉडली एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ. रादर आप इसे एक गाइडिंग स्ट्रैटेजी कह सकते हैं because it will vary from person to person. Now in such exams where you have got a full-fledged paper for the mains, you first need to plan. Now when I say planning, इस प्लानिंग में मेजर पॉइंट क्या होगा? इस प्लानिंग में मेजर पॉइंट ये होगा कि फर्स्ट यू नीड टू फैमिलियराइज योर सेल्फ विद द सिलेबस. आपको पता होना चाहिए कि आप अगर कुछ पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आपको किन किन चीज़ों से डील करना है. आपको प्लान करना होगा कि अगर आप एक वर्किंग पर्सन हैं और तब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप दिन में कब समय निकालेंगे. अगर आप एक फुल टाइम विद्यार्थी ही हैं और इसके अलावा अगर आप कोई और कोर्स में इनरोल्ड हैं या शायद आप कॉलेज जाते हैं तो आप किस तरह से इसके लिए टाइम निकालने वाले हैं. सो यू नीड टू प्लान योर डे, यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर गोल एंड प्लान अकॉर्डिंगली. दूसरी चीज़ है अंडरस्टैंडिंग एंड फेमिलियराइजिंग योर सेल्फ विद द सिलेबस एंड ऑल्सो विद द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम. आपको ये समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है.
मेंस एग्ज़ाम आपके नॉलेज लेवल को चेक करना चाहता है। वो ना केवल आपके नॉलेज की डेप्थ को चेक करना चाहता है, बल्कि आपके नॉलेज की रेंज को भी चेक करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 30 से 35 एक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और उनके जो मेजर पॉइंटर्स हैं, वो उनका जो क्रक्स है वो आपको पता होना चाहिए। सो अ कॉन्स्टेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर एंटायर सिलेबस along with a constant familiarization with the syllabus is the key aspect. तीसरा है मेजर करना। आपकी स्ट्रैटेजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये मेजर कर सके कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एरियाज एंड व्हाट आर योर वीक एरियाज, और वो कौन से एरियाज है जहाँ आप मॉडरेट हैं, जहाँ आप थोड़े बहुत कंफर्टेबल हैं। वंस यू कैच होल्ड ऑफ दिस मेजरमेंट, what is your strength, what is an average area of your performance, and what is the weak area, you can very easily chalk out a plan which is going to help you cover the entire syllabus in the given frame of time. Fourth चीज है break. You need to break down your syllabus into small chunks. ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन में एक बड़ा सा एक्ट पढ़ लिया और उसी दिन आप छोटे छोटे बहुत सारे एक्ट पढ़े, नहीं। ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ बड़े वाले एक्ट्स पे फोकस किया और जो छोटे छोटे एक्ट्स हैं उनको इग्नोर कर दिया। दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प. What is going to help is you need to break down your entire syllabus into small chunks, and one by one you need to digest and absorb those small pieces. जी हाँ, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आप उस पर वर्क करें, और आप बहुत दिनों के बाद जब आप ये काम कंसिस्टेंटली करेंगे, आप देखेंगे कि यू हैव broken down a huge chunk of your syllabus into very very small pieces, and आपने हर पीस को उठाया है, उसे पढ़ा है, उसे डाइजेस्ट किया है, और आपके माइंड ने उसके पूरे कंसेप्ट को अब्जॉर्ब कर लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम आगे चले तो इस पूरे टाइमलाइन में, इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन में कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए विच इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। जैसा कि आप समझ सकते हैं, आज से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम है। आपको यहाँ पर अपने लिए कुछ डेली गोल्स सेट करने चाहिए। डेली गोल्स सेट करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो टाइम वेस्टेज है उससे बचेंगे। आपको पता होगा कि दिन भर में अगर आपने प्लान किया है कि आप अपनी इस तैयारी को 3 घंटे देंगे या 2 घंटे देंगे, तो आपका गोल किस तरह का होना चाहिए। डेली गोल्स आपको हेल्प करते हैं फोकस्ड रहने में, मोटिवेटेड रहने में, एंड वंस यू कंप्लीट दोज गोल्स दे गिव यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन। तो डेली गोल्स ना केवल आपकी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करते हैं, बल्कि वो आपका डेली डोज ऑफ मोटिवेशन भी होते हैं। नाउ कमिंग टू वीकली गोल्स, सी कई बार ये होता है कि हम अपने दिन को कई बहुत अच्छे तरीके से प्लान आउट करते हैं, बट सम इमरजेंसी सिचुएशन कम्स अप, या फिर किसी कारण से हम उस दिन पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। Having a weekly goal helps you know कि what were the targets that you missed during the week and that you may cover during the weekends. So having a weekly goal is like having a checkup on all your daily goals. आपके 7 दिन के जो भी डेली गोल्स हैं वो वीकेंड पे बैठ के आप चेक कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको लगे कि आप थोड़ा लैग कर रहे हैं, पीछे हैं आप, या फिर किसी सर्टेन टॉपिक को आपको ज़्यादा अटेंशन चाहिए, you can always come back and revisit that concept. तीसरी चीज़ है हैविंग टॉपिक वाइज गोल्स। आप देखेंगे जब आप इस पूरे एग्जाम के बारे में हम फर्दर डिस्कशंस करेंगे अपनी वीडियोस में, आप देखेंगे कि कुछ टॉपिक्स या कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा रहता है। उन टॉपिक्स को आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, और उन टॉपिक्स को आपको थोड़ा ज़्यादा गहराई से समझना है। ऐसे में एक टॉपिक वाइज गोल होना, दैट दीज आर सर्टेन एरियाज विच आई कैन नॉट मिस आउट एज अ स्टूडेंट ऑफ मेंस प्रिपरेशन। तो अगर आप इस तरह से टॉपिक वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, टॉपिक वाइज अपने गोल्स बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो मेजर एरियाज है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, आप उन्हें मिस आउट नहीं करेंगे, एंड दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू फेच हायर मार्क्स इन योर मेंस एग्जाम। चौथा और बहुत ही रिपीटेड पॉइंट जो कि मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहती हूँ, practice of the MCQs. See, there's nothing that can beat the habit of practicing. You may have studied a lot of notes, you may have made a lot of notes and studied a lot of books, but if you have
being low on practicing MCQs, let me tell you, it is going to reflect very poorly in your exams. आपने अगर MCQs को enough amount of time नहीं दिया है, आपको इसका impact आपके mock test में या जो real एग्जाम रूम सिचुएशन होगी उसमें आप इसे फेस करेंगे. हो सकता है प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से आपकी स्पीड भी कम हो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और क्योंकि यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं 45 मिनट्स में. So you can imagine that you will be under a little pressure to finish all your questions or touch all your questions. और पांचवा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिविजन. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो टॉपिक वाइज गोल्स बनाते हैं और जो वीकली गोल्स बनाते हैं, you try to finish your syllabus at least 2 weeks ahead of the exam. और आखिरी के जो 2 weeks हैं, it should be absolutely devoted to your rigorous revision and practicing of MCQs. आप MCQs को प्रैक्टिस करने में जहाँ भी आप गड़बड़ी कर रहे हैं या थोड़ा पीछे रह जा रहे हैं, रिविजन का जो टाइम है आपको उन सारी कमियों को दूर करने में हेल्प करेगा. So you need to have a proper time for your revision. एंड एज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, और जो लोग मुझसे फेमिलियर हैं या मुझसे कई बार पढ़ चुके हैं या मुझसे इंटरेक्शन हुआ है उनका, वो मेरी इस बात को, इस फॉर्मूले को जानते हैं. और मैं अक्सर कहती हूँ कि इफ़ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग, इफ़ यू कैन विजुअलाइज समथिंग, यू कैन डेफिनेटली अचीव इट. तो अगर आपने अपने मन में ठान लिया है कि आपको एग्ज़ाम देना है और आप खुद को एक लॉ ऑफिसर के रूप में विजुअलाइज कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप डेफिनेटली इसे अचीव भी कर सकते हैं. ऑल यू नीड इज कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड सम डेडिकेशन, अ डेली डोज ऑफ डेडिकेशन फ्रॉम योर एंड, जहाँ आप अपने बुक्स के साथ, अपने पेरेक्ट्स के साथ, अपने नोट्स के साथ डेली बैठ रहे हैं और अपने डेली गोल्स और वीकली गोल्स को रिव्यू कर रहे हैं, उन्हें अचीव कर रहे हैं. So I hope this video has given you some motivation and some direction. अगर आपको मेरा वीडियो और मेरे एफर्ट्स थोड़े भी पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा. अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं. You may also send your queries to the email ID that has been given on the screen. So thank you so much everyone. We shall meet in our next video. Thank you so much.